हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों और घर पर हों, कोरोना से बचे रहें। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी इस वीडियो है, इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आज का ये सेशन है ये पार्ट 6 रहेगा। इससे पहले हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति इसके लिए कोई बाध्य नहीं होता इसके अंदर, यानी कि उसके पास कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता कि वो उसको विधेयक को उस निश्चित समय के दौरान लौटाए। तो संविधान के अंदर इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। क्लियर है? कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1950 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जैसा आपको पता है 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको मनोनीत कर लिया गया था राष्ट्रपति के लिए। तो पहले 2 पदों के लिए इनको, पहले जो 2 साल थे इनको क्या किया था, मनोनीत किया गया था। उसके बाद ये अगली 2 बार क्या हुए थे, निर्वाचित किए गए थे। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बात करते हैं धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार लिखा गया है कि धन विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा, पहले लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद है संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है। अब देखिए, इसके थोड़ा सा अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है एक दिन की, उसके अंदर वो 11 बजे से शुरू होती है कार्यवाही। तो 11 से लेके 12 बजे तक का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं भाई पर्सन काल। क्या बोलते हैं? पर्सन काल, यानी कि क्वेश्चन आवर। ठीक है, फिर 12 बजे से लेके आपका 1 बजे तक, ठीक है, 12 PM से लेके 1 PM तक, ये जो समय होता है इसको हम बोलते हैं जीरो आवर। यानी कि जीरो आवर का मतलब है शून्य काल। ठीक है, ये जीरो आवर होता है, पहले वाला पर्सन आवर होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे भाई, अगर 1 से लेके 2 बजे तक, ठीक है, 1 से लेके 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको संसद की कार्यवाही के अंदर कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है? तो ये होता है आपका लंच पीरियड, यानी कि भोजन अवकाश। ठीक है, अब देखो 11 से 12 क्या हो गया, पर्सन काल हो गया। पहला घंटा होता है संसद की कार्यवाही का ये। उसके बाद संसद की कार्यवाही का जो दूसरा घंटा होता है 12 से 1 होता है, जिसको हम जीरो आवर या शून्य काल भी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड पीरियड होता है, यानी कि 1 से लेकर 2 बजे तक का जो तीसरा घंटा है, उस तीसरे घंटे के अंदर क्या होता है, भोजन अवकाश होता है। उसके बाद फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद देखो 2 बजे से लेके 5 बजे तक संसद के अंदर डिबेट होती है। 2 से लेके 6 बजे तक भी डिबेट होती है। यानी कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक राज्यसभा के अंदर किसी भी बिल विधेयक को लेके चर्चा या डिबेट होती है, और लोकसभा के अंदर 2 से लेके 6 बजे तक किसी भी विषय को लेके चर्चा या डिबेट होती है आपकी। तो ये पूरे के पूरे दिन का कार्यकाल बताया है मैंने। जब बजट सत्र आएगा तो मैं आपको सालों का कार्यकाल भी बताऊंगा। अभी मैंने संसद की 1 दिन की कार्यवाही कैसे होती है वो बताया है। फिर हम बात करते हैं आगे, किस विधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची के स्थान दिया गया है? तो ये 29वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, जैसे मैंने आपको ये संसद वाला बताया है, तो इसके रिगार्डिंग हमारी थ्योरी क्लासेज हैं, आप थ्योरी क्लासेज को देखो। और थ्योरी क्लासेज एक बार आपने जितनी भी डाल रखी हैं, 9 या 10 जो भी क्लासेज हैं, उन क्लासों को एक बार आप देख लेते हो, फिर आप इस क्वेश्चन सेट को करते हो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे और आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करना और टाइम निकाल के उसको प्रत्येक वीडियो को कोशिश करना कि एक वीडियो एक ही दिन में देखें और उसके साथ में नोट्स भी बनाए जाएँ। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर
कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। तो ये आपका जो धार्मिक व्यय है ये आपके मौलिक अधिकारों के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर अनुच्छेद 27 के तहत छूट दी गई है। जैसे धार्मिक व्यय की अगर हम बात करें, किसी मंदिर के अंदर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, उनके अंदर जो भी धार्मिक पैसे के जो भी खर्च होता है, पैसे का लेन देन होता है, तो वहाँ पे जो भी धन है उसके अदायगी के अंदर जो कर है, टैक्स है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट करने की हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके ये एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। आर्टिकल को भी याद रखना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। इसके अंदर आपका जो ये आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस अधिकार के अंदर आता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 27। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? यानी कि 14 दल थे जब सबसे पहले आम चुनाव हुए थे, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था 15 नवंबर 1948 से। क्लियर है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई और जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ 3 प्रतियां रखी गई थी। और अगर हम से पूछा जाए भाई कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए उस दिन, तो संविधान सभा की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था 26/11/1949 को हमारा संविधान पारित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि पारित घोषित कर दिया गया था। और इस दिन अध्यक्ष और सदस्यों के जो है हस्ताक्षर लिए गए थे। तो टोटल अगर हम बात करें 299 सदस्य थे जो आपके संविधान सभा के अंदर थे। लेकिन उस दिन जब हस्ताक्षर किए गए वहाँ पे केवल आपके 284 सदस्य ही प्रेजेंट थे। याद रखना है ये क्वेश्चन। भाई उस समय कितने टोटल सदस्य 299 थे, तो उनमें से कितनों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने ही संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये बात कब की है? 26 नवंबर 1949 की है, याद रखनी है। उसके बाद इसकी 3 कॉपियाँ रखी गई थी, ये भी याद रखना है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। क्लियर है। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? ये आपकी की गई 1971 को। क्लियर है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? जब वित्तीय आपातकाल लगता है तब आपका 2 माह के लिए होता है। ठीक है, आर्टिकल अगर 352 है तो उसके दौरान क्या होगा? 352 राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है तो उस दौरान क्या होता है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 माह का समय होता है। उसके बाद 356 राष्ट्रपति शासन लगता है और उसके बाद जो आपका 360 है उसके अंदर वित्तीय आपातकाल लगता है। इन दोनों के लिए क्या है आपका? इन दोनों के लिए जो आपका अनुमोदन का टाइम है वो 2 माह का है, याद रह जाएगा। यानी कि 352 के अकॉर्डिंग 1 माह का है और 356 की हम बात करें और 360 की अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग अनुमोदन 2 माह का है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? बिल्कुल, उसके अंदर राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा लोकसभा होगा। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 के अंदर आपकी संसद का वर्णन मिलता है और संसद के 2 सदन हैं और संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़कर वह भारत के किसी अन्य किसी भी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अपील करने की अनुमति प्रदान करे? तो ये सिर्फ आपका अनुच्छेद 135 के अनुसार जो सैन्य आपके यानी कि जो सैनिक न्यायालय हैं उनके रिगार्डिंग ये आपकी छूट प्रदान की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। तो ये 80वें संविधान संशोधन 2000 के अंदर जो हुआ था, तो यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू है। फिर हम बात करते हैं किस महाअधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यानी कि वो ऐसा कौन सा है? वो है महान्यायवादी। और महान्यायवादी के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसका वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 76 के अंदर।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जो हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट बनते हैं महान न्यायवादी को लेके। इसके अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए, भाई ये जो आपका महान न्यायवादी होता है ये आपका किसी भी सदन के अंदर बोल सकता है, ठीक है, ये किसी भी सदन में अपना बात रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, इसको क्या है, मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी बातें कहाँ लिखी हुई है सारी, ये अनुच्छेद 88 के अंदर लिखी हुई है, अनुच्छेद 88 में, यानी कि संसद के किसी भी सदन या समिति के अंदर ये बोल सकता है लेकिन उसे अपना मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसका कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल भाई ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तो इनके रख सकता है, यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति इनको चाहे तो इनको हटा भी सकता है। उसके बाद हम अगर बात की जाए भाई जो आपका महान न्यायवादी होता है, महान न्यायवादी बनता कौन है, क्या क्या योग्यता होती हैं उसके अंदर, वो आपका महान न्यायवादी जो होता है उसके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है यानी कि जज बनने के अंदर जो भी योग्यताएं चाहिए वही योग्यता किसके लिए होनी चाहिए, आपकी महान न्यायवादी के लिए। क्लियर है, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और क्वेश्चन की बात करें, जो महान न्यायवादी होता है क्या इसके नीचे कौन काम करता है, ये मान के चलो ये महान न्यायवादी है। महान न्यायवादी जो अपना काम करता है उसकी सहायता के लिए क्या होता है, इसके नीचे एक तो सोलिसिटर जनरल होता है और दो अन्य आपके यानी कि सोलिसिटर के अलावा दो अतिरिक्त जो सोलिसिटर जनरल होते हैं दो वो होते हैं, ठीक है। एक सोलिसिटर जनरल मुख्य होता है और दो अन्य होते हैं, यानी कि इसके नीचे काम करने वाले 3 बंदे होते हैं जिनकी सहायता से इनको मतलब क्या है, महान्यायवादी की सहायता के लिए इनका नियुक्ति की जाती है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो जो प्रारूप समिति थी इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति का। अब प्रारूप समिति से अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है भाई, जो प्रारूप समिति है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए भाई ये कितने सदस्यों की समिति थी तो कितने सदस्यीय दल था इसके अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, तो ये 7 सदस्य हुआ करते थे इस कमेटी के अंदर। क्लियर है, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, जो प्रारूप समिति है अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति की टोटल कितनी बैठकें हुई, ठीक है, तो टोटल इसकी प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, प्रारूप समिति ने जो अपना प्रारूप तैयार किया था उस प्रारूप को तैयार करने में लगभग इसको 6 महीने का समय लगा था। और उन 6 महीनों के दौरान इसकी जो टोटल बैठकें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर वो 141 बैठकें हैं। दोबारा बता देता हूँ, प्रारूप समिति जो है इसका जो गठन अगर पूछा जाए 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, इसके अलावा इसके 6 सदस्य और थे, यानी कि टोटल 6 + 1 7 सदस्य थे इसके। और ये काम का जो B.R. अम्बेडकर था, जो ये आपने इन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी इसका प्रारूप तैयार किया था, तो इसको प्रारूप को तैयार करने में लगभग 6 महीने का टाइम पीरियड लगा था। और उन 6 माह के दौरान जो बैठकें हुई थी वो लगभग आपकी 141 बैठकें हुई थी, तो ये कुल थी आपकी टोटल थी, याद रखना ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान के सदस्यों पर हस्ताक्षर किए, तो 24 जनवरी 1950 का वो दिन था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया, तो अंतरिम संसद के दिन परिवर्तित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। इजी था। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद अगर हम बात करें 19 की, ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है इसके अंदर आपकी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 19 आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार, पहले आपका समानता का अधिकार है, फिर दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके अंदर जो अनुच्छेद मिलते हैं वो 19 से 22 आपके मिलते हैं। और इसके अंदर जो आपके अनुच्छेद 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है उनको कैसे याद रखना है आपको, 6 प्रकार की हैं, ठीक है। एक तो होती है आपकी बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि ये आपके जो वर्णन मिलता है ये 19A के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता है वो बोलने की स्वतंत्रता है,
ठीक है। और 19 बी की हम बात करें तो 19 बी के अंदर क्या है आपका भाई, शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा होना है तो आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, जैसे विवाह शादी के अंदर या कोई भी आपका स्थल है तो वहाँ पे आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये 19 बी के अंदर हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर 19 सी की बात करें, हम कोई भी जैसे कमेटी बनानी है, कोई भी अपना संगठन बनाना है तो वो आपकी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है 19 सी के अंदर। अगर हम बात करें 19 डी की, 19 डी के अंदर क्या है भाई, हम देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर आ जा सकते हैं, अपना आना जाना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 19 डी के अंदर है। फिर हम बात करते हैं 19 ई की, मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज ज़रूरी है। उसके बाद है 19 ई। 19 ई के अंदर क्या है कि हम कहीं भी भारत के अंदर, भारत आपका क्या है, हमारी एक इकहरी नागरिकता है और पूरे भारत के अंदर, पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा नहीं है भाई, हम भारत के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे हम बस सकते हैं, अपना निवास ग्रहण कर सकते हैं, निवास स्थान मतलब वहाँ पे अपनी ज़मीन ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। क्लियर है, वो 19 ई के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं 19 एफ और जो छठी अंतिम स्वतंत्रता है, हम अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार हम चलाने के मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए कह सकते हो, अपना भाई गुजारा करने के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला जो 19 ए है, इसके अंदर हमारी बोलने की स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली गलौज करेंगे, मतलब सभ्य शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक कानून के दायरे में रह के सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमने पूछा भाई 19 बी के अंदर कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक, शादी विवाह में, कोई धार्मिक स्थल में, कोई मीटिंग के अंदर, इस तरह से। 19 सी की अगर मैं बात करूं तो 19 सी के अंदर कोई भी हम क्या कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। अगर 19 डी के बारे में बात करूं तो 19 डी के बारे में बताया था मैंने कि देश के अंदर हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। क्लियर है। 19 ई के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, 19 ई के अंदर बताया भी हम देश के किसी भी कोने के अंदर जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद 19 जी के अंदर बताया मैंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए हम कोई भी व्यापार काम धंधा शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट हो गया भाई, थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक पर राज्यसभा को क्या अधिकार है, इस तरह से क्वेश्चन होना था ये भाई, धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या अधिकार है, ये क्वेश्चन था कि धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या मतलब लिमिटेशंस है, क्या क्या उनके ऊपर पाबंदियां हैं, नियंत्रण है। तो राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकती है धन विधेयक को लेके। क्लियर है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकती है और लोकसभा पे डिपेंड करता है ये उसकी सिफारिश को माना जाए या ना माना जाए। उसके बाद भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो जो आपके राष्ट्रपति थे, एक तो था आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद याद रखना, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई ना फ़खरुद्दीन अली अहमद की, तो इनके मृत्यु के बाद कौन बना था, याद रखना आपने, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, जब चलो राष्ट्रपति करवाएंगे तब बताएंगे आपको न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के बारे में सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। राज्यपाल ही होगा राज्य की कार्यपालिका का, ठीक है। केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक, सॉरी, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था। जम्मू कश्मीर का अभी जो ये क्वेश्चन है ये हमारा रॉन्ग है, अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं। जो राज्य का निम्न सदन होता है ना, राज्य का विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। उसी तरीके से केंद्र का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। महान्यायवादी की हम बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मैंने आपको बताया था। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध एवं कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। उस वित्त मंत्री का नाम बताना है जो 1952 में भारत के पहला जिसने आम बजट प्रस्तुत किया था, तो वो थे पीके सन्मुख सेठी। पीके सन्मुख सेठी, सन्मुख सेठी लिखा गया है, सन्मुख सेठी आएगा ये। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, राव नहीं है बी एन राव,
ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भाई। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को, ठीक है। तो ये आपकी जो दो हैं मौलिक अधिकार, ये आपके आपातकाल के दौरान इमरजेंसी के अंदर भी आपके एक्टिव रहते हैं। उसके बाद है किसी नज़रबंद व्यक्ति को रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी किसी भी नज़रबंद व्यक्ति के लिए। फिर हम बात करते हैं यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो जो भी किसी भी वकील की अपने बचाव के लिए सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान कहता है कि आप अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम भारतीय सभा की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो न्याय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो आरक्षित के लिए पूछा है, रिजर्वेशंस के लिए, तो यहाँ पे 0 हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन गलत है भाई, ये 18 गलती से टाइप हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अगर हम बात करें मूल संविधान की तो उस समय हमारे पास 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान के अंदर हमारे पास कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का वर्णन मिलता है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके जो हैं टोटल 14 और 8 22, ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। और 22 भाषाओं की अगर मैं बात करूं 14 + 8, ये 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में मिलती हैं, यानी कि 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और भाषाओं का वर्णन कौन सी शेड्यूल में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 14 भाषा थी तो सबसे पहले संशोधन कब हुआ भाषाओं के लेके? तो 1967 ईस्वी के अंदर 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद 1992 ईस्वी के अंदर हुआ था 71वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक कोंकणी भाषा थी, एक मणिपुरी थी और एक नेपाली थी, ठीक है। पहला संविधान संशोधन दोबारा बता देता हूं मैं, 1967, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था ये? 21वां। और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी इसके अंदर? सिंधी, ठीक है, सिंधी। उसके बाद मैं अगला बता देता हूँ 1992, क्लियर है, 1992। और 1992 के अंदर जो आपकी संशोधन था वो कौन सा था? 71वां था, ठीक है, 71वां। भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी 1992 में? एक तो आपकी कोंकणी जोड़ी गई थी, एक मणिपुरी और एक नेपाली। उसके बाद है आपका अगला, अब देखो 1 और 1 2 और 7 और 2 9, 92, ठीक है, 1992, इस तरह से भी याद रख सकते हो आप। फिर हम बात करते हैं जो तीसरा संशोधन हुआ था, ठीक है। तो तीसरा संशोधन आपका ये हुआ था 2003 के अंदर, 2003 में। और संशोधन कौन सा था? 92, याद रख लोगे। 2003 के अंदर हुआ था संशोधन, कौन सा था? 92वां संशोधन। जैसे 21वां था 71वां था, अब कौन सा आ गया? इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपका 92वां संशोधन बन जाता है ना। तो वही 2003 में जो संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन था। उस संविधान संशोधन के दौरान आपकी जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। देखो 14 के बाद 1 जोड़ी 15, 15 के बाद 3 जोड़ी कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। अब जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी? एक मैथिली, एक संथाली, एक आपकी डोगरी और एक थी बोडो। इनकी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। तो ये आपकी भाषाएं जोड़ी गई थी, क्लियर है। 18 नहीं है, 22 है और पहले 14 थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? जो संघ की भाषा हिंदी बनाई गई है और लिपि देवनागरी बनाई गई है 343 के अंतर्गत है। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय पात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है? ये अनुच्छेद 368 भाग 20 में मिलता है। संविधान संशोधन के लिए किसी विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? भाई संशोधन के लिए जो कोई भी विधेयक है उसको हम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
संविधान संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? ये केशवानंद भारती मामला था 1973। भारत संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम लिखा है? वहाँ पे भारत और इंडिया लिखा है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब पेप्सू के अंदर हुआ था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग उठाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी 1938 में। और 1895 में सबसे पहले पूछा जाए तो उसके अगर आपका आएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 में से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज था भारत। ठीक है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ये 1956 तक था। ठीक है, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज। और हम भारत कब था? ये 26 जनवरी 1950 तक था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, उसमें लॉर्ड क्लीमेंट एटली यानी कि लेबर पार्टी की सरकार थी। ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। संसद के सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? अगर सभी के बारे में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन वैसे ही मिसप्रिंट हो गया भाई। ठीक है, ये ऐसे मिसप्रिंट हो गया। एक दो क्वेश्चन आपका बीच में गड़बड़ हो ही जाता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन टाइप करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। फिर आगे देखते हैं, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ था? तो वी गिरी थे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप हमें बताएं आज का जो सेशन था वो कैसा था। इसके बारे में आपका कोई भी डाउट्स है, कोई सजेशंस है तो वो आप हमें बता सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। तो जो भी सजेशन होगा आप कमेंट में कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह से और भी अच्छी क्लासेस चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें बार बार ये चीज़ें कहनी ना पड़ें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए हमें अपनी वीडियो को लेके, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड नाइट।